और राइट साइड पर फिजिक्स का वेक्टर्स वाला पार्ट है। अब मैं एक एक करके पूरे डिटेल में समझाती हूँ, बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल के अंदर सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब नॉर्मली हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन एग्जाम में हमेशा अपवाद पूछे जाते हैं। कुछ सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है और कुछ में एक से ज़्यादा होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें ज़ीरो न्यूक्लियस की, तो कुछ सेल्स मेच्योर होने पर अपना न्यूक्लियस लूज कर देते हैं। जैसे मेच्योर मेमेलियन आरबीसी, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि फिर ज़्यादा स्पेस मिलेगा हीमोग्लोबिन के लिए और ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। इसी तरह ट्रेचियाइड और वेसल, जो कि जाइलम के डेड पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं वाटर कंडक्ट करने के लिए, मैच्योर होने पर इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। फाइबर्स ऑफ जाइलम और फ्लोएम भी डेड मैकेनिकल सेल्स होते हैं सपोर्ट देने के लिए, और इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। फ्लोएम की सिव ट्यूब में भी न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उसका पास वाली कंपेनियन सेल उसे कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। कोकोनट वाटर यानी लिक्विड एंडोस्पर्म में भी सिंसिटियम कंडीशन होती है, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। अब समझते हैं डीएनए की स्टेट। इंटरफेज में जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, डीएनए खुले टैंगल फॉर्म में होता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। इसे रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं, लेकिन सेल इनएक्टिव नहीं होता। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, तब यही डीएनए अच्छे से पैक होकर क्रोमोसोम्स बना लेता है। सिंपल लाइन याद रखो, इंटरफेस में क्रोमैटिन और सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम्स। अब अगले पार्ट पर आते हैं, इंटरफेस न्यूक्लियस का डिटेल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। इसमें आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस होती है। इन दोनों के बीच जो गैप होता है उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जिसकी मोटाई लगभग 10 से 50 नैनोमीटर होती है। इसका काम होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर की चीज़ों को अलग रखना, एक बैरियर बनाना। कई जगह आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच चीज़ों का आना जाना करवाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस एक डेंस गोल स्ट्रक्चर होता है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए सीधे न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है। इसका काम राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए बनाना है। या यार 50 लेवल के लिए याद रखो, जितने ज्यादा न्यूक्लियाई उतना ज्यादा आरआरएनए, उतना ज्यादा राइबोसोम और उतनी ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। क्रोमैटिन बना होता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन से। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है और हिस्टोन व नॉन हिस्टोन दोनों प्रोटीन है, इसलिए क्रोमैटिन को न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। डायग्राम में न्यूक्लियर एनवेलप, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन और न्यूक्लियस सब लेबल्ड है, और न्यूक्लियस को आरआरएनए फैक्ट्री कहा गया है। अब चलते हैं राइट साइड, फिजिक्स पार्ट, वेक्टर्स। वेक्टर क्यों चाहिए? क्योंकि सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि फोर्स कितना है, ये भी जानना ज़रूरी है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। स्टेनिंग कॉन्सेप्ट। क्रोमैटिन के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जो एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए इसको स्टेन करने के लिए बेसिक डाई यूज करते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, क्रोमैटिन पर बेसिक डाई डाला और वो स्टेन हो गया। स्टेनिंग कॉन्सेप्ट यही हुआ, और टर्म क्रोमैटिन सबसे पहले फ्लेमिंग ने दिया था। अब आती है पैकेजिंग प्रोसेस। रेस्टिंग सेल में डीएनए बहुत ज़्यादा फैला हुआ और एक्सटेंडेड रहता है, सब चीज़ें उलझी हुई होती हैं, जिसे हम क्रोमैटिन रेस्टिंग बोलते हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन होना होता है तो डीएनए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी होता है, इसीलिए डीएनए प्रॉपरली पैक और कंडेंस हो जाता है। यही पैक्ड फॉर्म क्रोमोसोम कहलाता है। डायग्राम में लेफ्ट साइड पर क्रोमैटिन रेस्टिंग है और राइट साइड पर प्रॉपरली कंडेंस्ड क्रोमोसोम दिख रहा है। अब चलते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस न्यूक्लियर पोर पर। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच एक्सचेंज होता है छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों डायरेक्शन में। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ, जैसे एमआरएनए न्यूक्लियस में बनता है, फिर साइटोप्लाज्म में जाकर राइबोसोम या पॉलीसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। दूसरी तरफ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ भी चीजें जाती है, जैसे कुछ प्रोटीन्स जो साइटोप्लाज्म में बनते हैं उनको न्यूक्लियस के अंदर जाना होता है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स जो डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। डायग्राम में बीच में न्यूक्लियर पोर दिखाया है, एक तरफ न्यूक्लियस, दूसरी तरफ साइटोप्लाज्म, और दोनों तरफ एरोस हैं जो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाते हैं। अब आते हैं क्रोमोसोम्स की बेसिक स्ट्रक्चर पर। क्रोमोसोम्स भी बेसिक डाई से स्टेन होने वाली कलर्ड बॉडीज हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा क्रोमोसोम। क्रोमा मतलब कलर, सोमा मतलब बॉडी। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं, इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं क्योंकि दोनों एक ही सेंट्रोमेर से जुड़े होते हैं। अब ये सेंट्रोमेर जो होता है इसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ये यूनिवर्सल होता है, मतलब हर क्रोमोसोम में सेंट्रोमेर होता ही है। इसके दोनों साइड्स पर एक प्रोटीन की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे काइनेटोकोर बोलते हैं। स्पिंडल फाइबर सीधे सेंट्रोमेर पर अटैच नहीं होते, बल्कि काइनेटोकोर पर अटैच होते हैं। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स में एंड के पास एक और कंस्ट्रक्शन होती है जो हमेशा एक कांस्टेंट जगह पर मिलती है। ये छोटा सा पिंच्ड नॉन स्टेन रीजन होता है। इसके आगे जो छोटा सा बल्ब जैसा फ्रेगमेंट होता है उसे सैटेलाइट बोलते हैं। ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से सिर्फ 10 क्रोमोसोम्स में यानी 5 पेयर्स में सैटेलाइट होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पर जो सेंट्रोमेर की पोजीशन पर बेस्ड होते हैं। अगर सेंट्रोमेर बिल्कुल बीच में हो, दोनों आर्म्स इक्वल हो, तो उसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमेर थोड़ा सा साइड में हो तो एक आर्म छोटा दूसरा थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमेर ऑलमोस्ट एंड के पास आ जाए, एक आर्म बहुत छोटा और दूसरा बहुत लंबा हो, तो उसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और अगर सेंट्रोमेर बिल्कुल एंड पर ही हो तो अपर आर्म होता ही नहीं, उसे बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। बस इतना याद रखना है कि सेंट्रोमेर की पोजीशन बदलते ही क्रोमोसोम के आर्म्स की लेंथ बदल जाती है, और उसी के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन होता है। सेंट्रोमियर आगे बढ़ता है और आर्म्स पीछे फॉलो करते हैं, और इसी खींचतान के समय जो शेप बनता है वह सेंट्रोमियर की पोजीशन पर निर्भर करता है। अब देखो, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होता है, इसीलिए दोनों आर्म्स बराबर लंबाई के होते हैं और शेप बनता है वी शेप। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर थोड़ा सा साइड में होता है, तो एक आर्म थोड़ा बड़ा, दूसरा थोड़ा छोटा, और शेप एल जैसा दिखता है। एक्रोसेंट्रिक में देखो, सेंट्रोमियर एंड के काफी पास होता है, एक आर्म बहुत बड़ा, दूसरा बहुत छोटा, और शेप जे जैसा बनता है। टेलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर बिल्कुल आखिरी सिरे पर होता है, इसलिए पूरा क्रोमोसोम सीधा आई शेप जैसा लगता है। डायग्राम में भी यही दिखाया है, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर पकड़ते हैं और फिर वी, ल, जे, आई शेप्स बनते जाते हैं। एक नेमोनिक भी दिया है, वी मतलब वेरी इक्वल यानी मेटासेंट्रिक, एल लिटिल डिफरेंट यानी सब मेटासेंट्रिक, जे ज्यादा डिफरेंस यानी एक्रोसेंट्रिक, आई इन लाइन ओनली यानी टेलोसेंट्रिक। अब जल्दी से पकड़ने की ट्रिक ये है कि बस सेंट्रोमियर की पोजीशन देखो, आर्म्स की लेंथ वहीं से डिसाइड होगी और शेप अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं न्यूक्लियस बेसिक्स पर। न्यूक्लियस को सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल ऑर्गेनेल के रूप में बताया था। बाद में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन को बेसिक डाई से स्टेन करके उसका नाम दिया, क्रोमेटिन। इंटरफेस न्यूक्लियस, जिसे रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं, उसमें बहुत फैले हुए न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होते हैं, इन्हें ही क्रोमेटिन बोलते हैं। इंटरफेस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है और स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जिनको न्यूक्लियोलाई कहते हैं। न्यूक्लियोलस का काम याद रखो, ये आरआरएनए सिंथेसिस का मुख्य स्थान है, एक तरह से आरआरएनए फैक्ट्री। न्यूक्लियर एनवेलप दो मेम्ब्रेन से बना होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच जो स्पेस होता है उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, आमतौर पर लगभग 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर तक। आउटर मेम्ब्रेन ईआर के साथ कंटिन्यूस हो सकती है और उस पर राइबोसोम्स लगे हो सकते हैं। इनर और आउटर के बीच मटेरियल एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाला बैरियर भी यही पेरीन्यूक्लियर रीजन बनाता है। और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच आना जाना अलाउ करते हैं। डायग्राम में याद करो, आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स दिख रहे हैं, आउटर ईआर से कंटिन्यूस है, बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस मार्क्ड है, पोर्स दिख रहे हैं, अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म है, क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, और बीच में न्यूक्लियोलस है जिसे आरआरएनए फैक्ट्री बोला गया है।
अब एनसीईआरटी स्टाइल क्वेश्चन समझते। क्वेश्चन 1, क्रोमोसोम हैविंग सेंट्रोमियर इन इट्स मिडल। अगर बीच में है तो आर्म्स बराबर होंगे, शेप वी बनेगा यानी मेटासेंट्रिक। आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन 2, क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। यहाँ बेसिस पूछा है तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर भी सही है और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी सेम चीज है, इसलिए दोनों करेक्ट है। आंसर है बोथ 2 एंड 3। क्वेश्चन 3, विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोसोम या गोल्गी बॉडी नहीं होते। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होता है, जिसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। आंसर सेंट्रोमियर। क्वेश्चन 4, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज सिंथेसिस ऑफ। जैसा अभी बोला, न्यूक्लियोलस इज आरआरएनए फैक्ट्री, सो आंसर इज आरआरएनए। अब एक बार पूरा लूप याद रखो, शेप हमेशा सेंट्रोमियर पोजीशन पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियस बेसिक्स में याद रखो, रॉबर्ट ब्राउन 1831 न्यूक्लियस, फ्लेमिंग क्रोमेटिन, डबल मेम्ब्रेन, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, यार कनेक्शन, न्यूक्लियर पोर्स और न्यूक्लियोलस का आरआरएनए रोल। बस यही नीट के लिए हाई यील्ड एरिया है। इनका कॉन्सेप्ट रिव्यू ये कह रहा है कि न्यूक्लियर एनवेलप में जगह जगह मिनट पोर्स होते हैं। ये पोर्स वहाँ बनते हैं जहाँ आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती हैं। इन पोर्स के थ्रू आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब एक डायरेक्शन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ। डीएनए से जो एमआरएनए बनता है वो बाहर साइटोप्लाज्म में आता है। दूसरी डायरेक्शन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ, जैसे हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। एक्सेप्शंस याद रखना, मैमल्स की मिच्योर आरबीसीज में और वास्कुलर प्लांट्स की सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियोप्लाज्म की बात। न्यूक्लियस और क्रोमेटिन इस फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, इसलिए उसका कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस होता है। न्यूक्लियस बेसिकली आरआरएनए फैक्ट्री है। यहीं पे राइबोसोमल आरएनए बनता है। जो सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं, उनमें न्यूक्लियाई बड़े और ज़्यादा होते हैं। सिंपल याद रखो, ज़्यादा न्यूक्लियस मतलब ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्वेश्चन 5, न्यूक्लियर प्रोटीन स्ट्रक्चर कौन सा है। डीएनए सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है। सेंट्रोमेर को प्रोटीनेशियस रीजन माना जा सकता है, लेकिन क्रोमेटिन में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स दोनों होते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, इसलिए सही आंसर है क्रोमेटिन। क्वेश्चन 6 में, जिस क्रोमोसोम की एक आर्म बहुत लंबी हो और दूसरी बहुत छोटी हो, वो एक्रोसेंट्रिक होता है, सेंट्रोमियर एंड के पास। क्वेश्चन 7 में ए होता है नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और जो छोटा फ्रैगमेंट बनता है उसे सैटेलाइट कहते हैं। क्वेश्चन 8 में मैकेनिकल सपोर्ट और सेल शेप मेंटेन कौन करता है, साइटोस्केलेटन। अब राइट साइड का फिशल समझो। न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर्स को एंट्री एग्जिट गेट की तरह दिखाया है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जहां फ्यूज होती हैं, वहां पोर बनता है। एरो से दिखाया है एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में पॉलिसोम की तरफ जाता है और हिस्टोन प्रोटीन्स बाहर से अंदर आते हैं। एक्सेप्शंस डायग्राम में भी वही हैं। मैमिलियन आरबीसी और प्लांट सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट। न्यूक्लियस को आरआरएनए फैक्ट्री बोला गया है। लो प्रोटीन वाली सेल में छोटा, हाई प्रोटीन वाली सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। एग्जाम हैक सिंपल है, बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ मूवमेंट। एमआरएनए बाहर, हिस्टोन अंदर। न्यूक्लियस आरआरएनए फैक्ट्री, मोर प्रोटीन बिगर न्यूक्लियस। अब अगला पेज, क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम पैकेजिंग। डिवाइडिंग स्टेज में लूजली अरेंज्ड क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होकर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स बनाता है। क्रोमेटिन बना होता है डीएनए, बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए से। एक फैक्ट, एक ह्यूमन सेल के 46 क्रोमोसोम्स में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए थ्रेड होता है, जो हिस्टोन्स के इर्द गिर्द रैप होकर न्यूक्लियस में फिट हो जाता है। हर क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें काइनेटोकोर कहते हैं। सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पर 4 टाइप। मेटासेंट्रिक, जिसमें दोनों आर्म्स इक्वल होती हैं। सब मेटासेंट्रिक, एक थोड़ा छोटा एक थोड़ा बड़ा। एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर एंड के पास एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट। टेलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल एंड पर। कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है जो स्टेन नहीं लेता। उसके आगे जो छोटा सा हिस्सा होता है उसे सैटेलाइट कहते हैं।
फाइनल वन लाइन हो, याद रखो। क्रोमेटिन लूज थ्रेड है, क्रोमोसोम पैक्ड स्ट्रक्चर है, पोर्स ट्रैफिक गेट जैसे हैं, न्यूक्लियस आरआरएनए की फैक्ट्री है। किनेटोकोर का डायग्राम है। सबसे पहले एक बात पकड़ लो, सेंट्रोमियर और किनेटोकोर सेम नहीं होते। क्रोमोसोम के बीच में जो दबा हुआ रीजन होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और वही सेंट्रोमियर होता है। लेकिन सेंट्रोमियर के दोनों साइड में जो एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होती है वही है किनेटोकोर। सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर्स सीधे सेंट्रोमियर पर नहीं चिपकते, वो इसी डिस्क यानी किनेटोकोर पर अटैच होते हैं। डायग्राम में पर्पल पोल्स सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बीच का पिचकन सेंट्रोमियर है और ग्रीन डिस्क किनेटोकोर है। याद रखने के लिए, प्राइमरी पिचकन इस सेंट्रोमियर, डिस्क जहां स्पिंडल फाइबर्स आए और डांस करे, किनेटोकोर। अब पेज 13, क्वेश्चन 9। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नोन एज किनेटोकोर। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर होता है, किनेटोकोर नहीं। स्टेटमेंट 2 में लिखा है कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एंड के काफी करीब होता है, जिससे एक आर्म बहुत छोटा और एक बहुत लंबा होता है। ये सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। पेज 14, क्वेश्चन 10। क्रोमोसोम के करेक्ट कैरेक्टर्स चूज करने हैं। लिखा है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला हिस्सा सैटेलाइट होता है, सही। सेंट्रोमियर की साइड्स पर डिस्क शेप्ड किनेटोकोर होता है, सही। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर मिडिल में होता है, इक्वल आर्म्स बनते हैं, सही। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स एंड होता है, ये गलत है, क्योंकि ये एक्रोसेंट्रिक की डेफिनेशन है। वन एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल होता है, ये भी गलत है, ये सब मेटासेंट्रिक का होता है। वन टेलोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है, सही। तो करेक्ट है आई 2 3 और 6, ऑप्शन बी। क्विक में याद रखने के लिए, मेटासेंट्रिक पे बीच में, फिर थोड़ा हटो तो सब मेटासेंट्रिक, और ज्यादा हटो तो एक्रोसेंट्रिक, और एंड पे जाओ तो टेलोसेंट्रिक। अब पेज 15, न्यूक्लियस पर स्टेटमेंट्स हैं। I, nucleus was first described by Robert Brown, सही। आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर्स होता है, सही। आरएनए और प्रोटीन मूवमेंट केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, गलत, क्योंकि मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है। नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, पर एक्सेप्शंस मिलते हैं, सही। वन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये गलत है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लेस होता है। वन एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल्स में न्यूक्लियली बड़े या ज्यादा होते हैं, सही, क्योंकि ज्यादा राइबोसोम चाहिए होते हैं। तो इनकरेक्ट हुए 3 और 5। आंसर है ऑप्शन सी, ऑल एक्सेप्ट 3 एंड 5। यही पूरा पेज का फ्लो है। डायग्राम पर डायरेक्ट पॉइंट और उसके बाद प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ट्रैप्स। बस इनको बार बार रिवाइज वर्सेस किनेटोकोर में कभी कंफ्यूज मत होना, यही नीट पर ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच क्वेश्चन 12 में पूछा है, एसएटी क्रोमोसोम के डायग्राम में मार्क किए गए ए बी सी को आइडेंटिफाई करो। डायग्राम में सबसे ऊपर छोटा सा राउंड बल्ब है, यही सैटेलाइट है। उसके ठीक नीचे जो पिंच जैसा कंस्ट्रिक्टेड हिस्सा है वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, और जो मेन बॉडी है जिसमें दोनों आर्म्स लगभग बराबर दिख रही हैं उसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। तो ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन ए में ए को सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोला है, ये गलत है। ऑप्शन बी में ए सैटेलाइट, बी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सी मेटासेंट्रिक, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में बी को काइनेटोकोर बोला है और सी को एक्रोसेंट्रिक, दोनों मिसमैच है। ऑप्शन डी में भी उल्टा पुल्टा दिया है, टेलोसेंट्रिक भी गलत है, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डायग्राम वाला पार्ट भी यही समझा रहा है। डायग्राम देखो, लॉजिक लगाओ और कॉन्सेप्ट बना लो। नीट वाले ऐसे ही घुमाते हैं। ए टॉप पे सैटेलाइट, उसके नीचे पिंच यानी बी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और मेन बॉडी सी जहां आर्म्स इक्वल हैं यानी मेटासेंट्रिक। निमोनिक भी दिया है, एसएटी सैटेलाइट अबव थिन पिंच। अब पेज 17, क्वेश्चन 13। हाउ मेनी कैरेक्टर्स फॉर क्रोमोसोम्स आर नॉट करेक्ट फ्रॉम द गिवन कैरेक्टर्स, यानी दिए गए स्टेटमेंट्स में से कितने गलत हैं। स्टेटमेंट 1, इंटरफेस न्यूक्लियस में क्रोमेटिन लूज और इनडिस्टिंक्ट होता है, ये सही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन। दूसरा, क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया, ये भी सही है। मोस्टली क्रोमेटिन में डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टिन प्रोटीन्स और आरएनए होते हैं, ये भी सही। फोर्थ, ह्यूमन सेल में लगभग 2 मीटर डीएनए 46 क्रोमोसोम में पैक होता है, ये भी करेक्ट, बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू ध्यान रखना। फिफ्थ, हर क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यानी सेंट्रोमियर होता ही है, सही। द सिक्स्थ,
हर क्रोमोसोम में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हर क्रोमोसोम में नहीं होता। तो सिर्फ स्टेटमेंट वन ही गलत है और इसका आंसर है ऑप्शन डी, वन ओनली। एलिमिनेशन ट्रिक ये बताती है कि डायरेक्ट गलत स्टेटमेंट पकड़ो, बाकी सही स्टेटमेंट्स पर डाउट मत करो। एग्जाम में ट्रैप सिर्फ वन में था। क्विक फैक्ट भी दिया है, 46 में से केवल 10 क्रोमोसोम्स यानी 5 पेयर्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्लस सैटेलाइट होता है। तो बस फॉर्मूला याद रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब हाफ बैटल वॉन, और एनसीईआरटी लाइन प्लस लॉजिक के साथ सिलेक्शन पक्का। एनसीईआरटी पंच क्वेश्चन 14 है। कोई क्रोमोसोम के डायग्राम्स दिए गए हैं ए बी सी डी और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब पहले कॉन्सेप्ट पकड़ो, सेंट्रोमियर की पोजीशन डिसाइड करती है कि क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होगा, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पे होता है और अपर आर्म होता ही नहीं, जीरो। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर एंड के बहुत पास होता है, एक आर्म बहुत शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा सेंटर से हटा होता है, तो एक आर्म छोटा एक बड़ा। मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। अब इस क्वेश्चन में ट्रैप ये है कि ए और बी दोनों में छोटा सा अपर आर्म दिख रहा है। टेलोसेंट्रिक तभी होगा जब अपर आर्म बिल्कुल एब्सेंट हो, तो ए और बी टेलोसेंट्रिक नहीं है, एक्रोसेंट्रिक है। और फाइनल आंसर यहां दिया है ऑप्शन बी, ए सैटेलाइट, बी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सी मेटासेंट्रिक। अब पेज 19 पे आते हैं। ये सैटेलाइट क्रोमोसोम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है सैटेलाइट क्रोमोसोम्स हैव, ऑप्शन बी होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ओनली। बहुत लोग यही टिक कर देते हैं पर वो गलत है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी सेंट्रोमियर तो यूनिवर्सल होता है, हर क्रोमोसोम में होता ही है। सैटेलाइट क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, जिसके बाद एक छोटा सा बल्ब जैसा पार्ट होता है जिसे सैटेलाइट कहते हैं। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी। डायग्राम भी यही दिखाता है, टॉप पे सैटेलाइट, उसके नीचे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर। अब पेज 20, यहाँ फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स आई से वाई तक है। आई इंटरफेस न्यूक्लियस में क्रोमेटिन लूज नेटवर्क होता है, ये सही है। आई नाम क्रोमेटिन फ्लेमिंग ने दिया था, ये भी सही। आई क्रोमेटिन डीएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन आरएनए से मिलके बनता है, ये भी ठीक। 5 2 मीटर डीएनए इन अ ह्यूमन सेल, एनसीईआरटी बोलता है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, तो ये भी मान लेंगे सही। 5 every chromosome essentially has a primary constriction on the centromere, ये भी सही, प्राइमरी यूनिवर्सल है। 5 every chromosome have secondary constriction, ये स्टेटमेंट गलत है। हर क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं होता, सिर्फ कुछ क्रोमोसोम में होता है, जैसे सैटेलाइट वाले। तो इनकरेक्ट सिर्फ वाई है, ऑप्शन डी, वाई ओनली। टेबल भी यही जस्टिफाई करता है। अब पेज 21, होमवर्क एंड एक्शन प्लान। टू डू लिस्ट सिंपल है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच बुक से एमसीक्यूज करने हैं, मॉड्यूल एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और पीवाईक्यूज